हैं प्रदीप सिंह जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। और हमारे साथ डॉक्टर सुरेश पॉल जुड़े हुए हैं, जो डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च के। डॉक्टर पॉल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रदीप जी, जब हम बात करते हैं किसान कानूनों की, तो उस पर लगातार जब से चर्चा शुरू हुई है तब से ही केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट किया जा रहा है कि ये किसानों के कल्याण के लिए है, और जो संदेह किसानों के को भ्रमित किया जा रहा है वो भी निराधार हैं। ऐसे में आज जो नाटकीय घटनाक्रम हमने देखा है विरोध के नाम पर जो किया गया है, क्या वो ये स्पष्ट नहीं करता कि किसानों को अपने राजनीति के लिए प्रयोग करते नजर आ रहे हैं ये राजनीतिक दल, खासकर कांग्रेस? देखिए ममता जी, आजादी के बाद से ही हर सरकार, जो भी 5 साल पर सरकार आती है, वो कहती रही है कि कृषि के क्षेत्र में नए काम करने होंगे, उसमें निजी निवेश को बढ़ावा देना होगा, सरकारी निवेश को बढ़ावा देना होगा, किसान की आमदनी बढ़ानी होगी, क्योंकि कृषि पर निर्भरता, कृषि रोजगार सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है इस देश का, इस देश की अर्थव्यवस्था का। लेकिन ये सब बातें होती थी, काम नहीं होता था कुछ। ये पहली सरकार है जिसने कृषि के क्षेत्र में इन 3 कानूनों के जरिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। किसान को देखिए, किसान से हम उम्मीद करते हैं कि पूरे देश का पेट भरे, वो अन्नदाता है वो, और बफर स्टॉक के लिए भी पैदा करे, वो सब कुछ करे। लेकिन उसके हाथ पैर में हमने बेड़ियां पहना रखी कि अपना जो है, तुम अपनी उपज जो है यहीं पर बेचोगे, इन्हीं को बेचोगे, इन्हीं के जरिए बेचोगे, और आप अपने इलाके से बाहर नहीं बेच सकते, बेचा तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तमाम तरह की बंदिशें थी। तीनों कानूनों ने वो सारी बंदिशें तोड़ दी। जैसे एक फैक्ट्री का मालिक कोई सामान अगर प्रोड्यूस करता है, वो देश में कहीं भी बेच सकता है, किसी भी इलाके में बेच सकता है, पूरे देश में उसके लिए बाजार खुला हुआ है। इस कानून के बनने से अब किसान के लिए भी अपनी उपज का सामान पूरे देश में बेचने के लिए, यानी किसानों के फायदे में है ये कानून। ये सब बातें जो कि स्पष्ट हैं, जो आपने बात की, एक आधा मिनट और जी, मैं यही जानना चाहती हूँ प्रदीप जी कि इस मुद्दे पर राजनीति क्यों कर रहे हैं ये दल, खासकर तब जबकि किसानों के कल्याण को लेकर राजनीति का एक अहम हिस्सा रहा है किसान कल्याण, ये अहम मुद्दा रहा है राजनीति का भी। ऐसे में किसानों के कल्याण के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसी को लेकर राजनीति, या यूं कहें ओछी राजनीति क्यों कर रहे हैं ये तमाम दल? वो उसकी वजह ये है, देखिए आज की घटना कांग्रेस पार्टी के, खास तौर से विपक्ष में सबसे मुखर है इस मुद्दे को लेकर, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी दल भी है, ये उनकी हताशा को दिखाता है। आप देखिए, एक के बाद वो एक मुद्दे इस सरकार के खिलाफ उठाने की कोशिश करते हैं और जनता से उसका समर्थन नहीं मिलता, आखिर में वो निराश होते हैं। ये हताशा है कि जिस कानून की बात कर रहे हैं, जिसका विरोध कर रहे हैं, वो वायदा कर रहे थे 2019 में अपने चुनाव घोषणा पत्र में कि हम सत्ता में आए तो हम ये काम करेंगे। आज वो सरकार ने काम किया तो उसी का विरोध कर रहे हैं। चलिए, इसमें वापस आऊंगे आपके पास प्रदीप जी, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर पाल के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि जब हम कहते हैं कि किसान कल्याण के लिए काम कर रही है सरकार, या जब सरकार ये कहती है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, तो वो तो सरकार करके भी दिखा रही है। डॉक्टर पाल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि खरीफ की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है, पंजाब हरियाणा में तो ये शुरू हो चुकी है, अन्य राज्यों में भी 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, तो ये मान सकते हैं कि जो ये भय पैदा किया जा रहा है किसानों के बीच कि एमएसपी ही खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, ये बात है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम विस्तार से देखें। सरकार के जो भी प्रयास रहे हैं पीछे, उसका मकसद यही रहा है कि जो कृषि की बाजार व्यवस्था है, कैसे उसको हम सुदृढ़ करें। उसमें अभी पिछले कुछ महीनों में सरकार ने कदम उठाया है, जिसमें उन्होंने बात की है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि जो एग्रीकल्चर मार्केट्स है या उसके हार्वेस्टिंग के बाद की जो स्टेज है, मार्केट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए रिसोर्सेज अब उपलब्ध करा जाएं, जिससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो और मार्केट हमारा थोड़ा सुव्यवस्थित हो। उसके साथ में ये और 3 जो अभी कानून बनाए गए हैं, ये उसी सिलसिले में देखना चाहिए। और इनका मुख्य मुद्दा ये है कि सरकार बहुत पहले से, करीब पिछले 20 सालों से इस पे चर्चा कर रही है, सभी सरकारों ने की है
कि जो कृषि बाजार है उसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम कैसे लाएं, कैसे और ज्यादा पार्टिसिपेशन उसमें हो, और जो हमारा बिजनेस सेक्टर है जो वैसे अभी कृषि में है लेकिन सीधे तरीके से उनका पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर मार्केट में हम कैसे बढ़ाएं, उसी को ये प्रमोट करता है। तो हमने बात की है इंफ्रास्ट्रक्चर की, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की, और पहले 2 मॉडल एक्ट बन चुके हैं, 2003 में बने और उसके बाद में 2017 में बना। ये राज्य सरकारों को भेजे गए कि इसमें ये कोशिश करना चाहिए कि जो बिजनेस है उसको हम निजी क्षेत्र का हो चाहे उसको सहकारी क्षेत्र का हो, उसको कैसे हम कृषि बाजार में किसानों से खरीद करने में उसको पार्टिसिपेट करें। आपको याद होगा उसके बाद में एक और स्कीम सरकार ने दी थी जिसको बोलते हैं पीएम आशा। उसमें भी ये कोशिश की गई थी कि किसानों को कैसे उचित मूल्य दिलवाएं और उसमें भी निजी क्षेत्र की हम भागीदारी कैसे करें। तो कुल मिलाकर देखा जाए एक तरह से ये अरेंजमेंट किया गया है कि हमारा मार्केटिंग सिस्टम ठीक हो। इसमें कुछ फसलें ऐसी हैं जिनका ठीक से अभी मार्केट नहीं है, उसमें फल भी आती हैं, उसमें सब्जी भी आती हैं। गेहूं धान में तो एक तरह से मंडी है, एक सिस्टम है, लेकिन बाकी फसलों में उतना नहीं है और ये पेरिसेबल होती हैं, जल्दी नष्ट हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो उसमें व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि किसानों का सीधा संपर्क जो हमारे प्रोसेसर्स हैं या बल्क बायर्स हैं उनसे होना चाहिए। सो उसी को ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाए गए हैं और मैं समझता हूँ ये मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगा। और इन कानूनों में पहले चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या तीनों इन कानून में, इनमें एमएसपी मुद्दा नहीं जी बिल्कुल, यानी मुद्दा अलग है, वो सरकारों की जरूरत है, किसान भी चाहते हैं, सरकार की भी जरूरत है, क्योंकि उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो करना है वो ज्यादा करना है। बल्कि नवंबर तक सरकार ने घोषणा की है कि हम अतिरिक्त खाद्यान्न का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो सरकार की भी एक ये इच्छा है कि हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू करेंगे। अभी जो इनको खरीफ फसलों के लिए इन्होंने समर्थन मूल्य पहले घोषित किए थे, रबी वालों का भी इन्होंने प्रोक्योरमेंट किया है। पिछले अभी गेहूं की बात करें तो करीब 39 मिलियन टन उन्होंने जो पहले से ज्यादा उसको खरीद की है। जो अभी धान की खरीद की है उसको एडवांस कर दिया और उसका भी जो समर्थन मूल्य है उस पर सरकार खर्च करेगी। तो ऐसी कोई संशय नहीं होनी चाहिए कि एमएसपी खत्म होगा या सरकार प्रोक्योरमेंट नहीं करेगी। ये व्यवस्था रहेगी, लागू रहेगी, किसान भी में हिस्सा लेंगे, सरकार भी इसमें हिस्सा लेगी और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर और सरकार खरीद कर ही रही है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मार्केट अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर पाल। प्रदीप जी, जिस तरीके से डॉक्टर पाल ने तमाम बातों के साथ एक और बात सामने रखी कि विमर्श की एक लंबी प्रक्रिया चली है ये, जिसके बाद सरकार की ओर से ये कानून लाए गए हैं। इसी विमर्श की प्रक्रिया का हिस्सा वो सब राज्य भी रहे हैं जहां पर अब विरोध किया जा रहा है। अगर मैं खास तौर पर पंजाब की बात करूं तो जब विमर्श हो रहा था, जब तमाम राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ और राज्यों के साथ जब बातचीत चल रही थी इन कानूनों को लेकर, ये सभी उस विमर्श का हिस्सा रहे थे। उस सब के बावजूद अगर कैप्टन अमरिंदर इस तरह के बयान देते हैं कि आईएसआई या पाकिस्तान इसका फायदा ना उठा ले, तो इस तरीके के भड़काऊ या बेतुके बयान का क्या तात्पर्य है? नहीं ममता जी, देखिए जो पाल साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। वो इस पर लंबा विमर्श चला है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके साथ साथ एक बात ये भी है कि मोटे तौर पर इस विषय पर एक कंसेंसस रहा है, आम रही है। सभी राजनीतिक दल जो कृषि क्षेत्र के प्रति चिंता करते हैं, सरोकार रखते हैं किसानों से, उस सबका मानना था कि ये इस बाजार को खोलना चाहिए, किसानों को जो बंधन में रखा हुआ है उससे मुक्त करना चाहिए। कोई राजनीतिक दल इससे असहमत नहीं था। बिहार जैसे राज्य ने तो कई साल पहले जो है एपीएमसी खत्म कर दिया, तो आम सहमति थी। सवाल इसका था कि ये इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा था कि इस पर विल पावर किसी की नहीं हो रही थी, किसी सरकार की इतना बड़ा कदम उठा सके। ये जोखिम लेने का किसी में साहस नहीं था। इतना बड़ा परिवर्तन करेंगे हम तो उसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या होंगे, इस डर से बाकी सरकारें नहीं कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये हिम्मत दिखाई है। उन्होंने पहले से घोषणा कर रखी है कि 2022 तक किसानों की आय दुगना करना है। कृषि क्षेत्र में पिछले 6 साल में कई कदम उठाए हैं इस सरकार ने, और ये मेरा मानना है कि जो भी आर्थिक सुधार हुए हैं, कम से कम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर
और कृषि क्षेत्र को लेकर ये सबसे बड़ा सुधार है। यही हताशा का कारण बन गया है विपक्ष। उनको लग रहा है कि इतना बड़ा कदम इस सरकार ने उठा लिया है, वो अब उसको राजनीतिक रूप से परास्त करना, उसको राजनीतिक रूप से कमजोर करना, उस पर हमला करना और कठिन हो जाएगा। तो क्या करें? जो बात सही है उसको पहले उसमें भ्रम पैदा करो। ये कि सरकार जो है एमएसपी खत्म करने जा रही है। देखिए, जब तक इस देश में लोगों को 2 किलो प्रति किलो के हिसाब से, 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल देने की आवश्यकता होगी और दूसरे अनाज देने की जरूरत होगी, तब तक कोई भी सरकार एमएसपी को नहीं खत्म कर सकती है। ये सरकार भी लगातार आश्वासन दे रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, लेकिन झूठ के सहारे इस मुद्दे को खड़ा करने की कोशिश हो रही है। इसलिए आप देखिए, किसानों का समर्थन नहीं मिल रहा है। ये प्रायोजित तरीके से किया जा रहा है। सही कहा आपने। और ऐसे में किसान भाइयों को भी ये बात समझनी जरूरी है कि जब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन की दुकानों पर हमारे देश के लोगों को जब तक राशन मिलता रहेगा, उसके लिए सरकारी खरीद की जाती है और इसीलिए एमएसपी पे सरकारी खरीद भी जारी रहेगी, व्यवस्था खत्म नहीं होगी। डॉक्टर पाल, आप तो लंबे समय से कृषि अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, हमें ये बताइए कि पिछले 6 सालों में ऐसे क्या क्या परिवर्तन इस मोर्चे पर किए गए हैं कि किसान 6 साल से पहले और आज की स्थिति में बहुत बेहतर दिखते हैं, या क्या कुछ कदम उठाए गए हैं जो इन कानूनों के जरिए जमीन पर और ज्यादा प्रभावी तौर पर असर डाल सकते हैं किसान कल्याण को लेकर? देखिए, जो वर्तमान सरकार का प्रयास रहा है उस तो हमारा जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसमें एक शिफ्ट आया है। पहले हम प्रोडक्शन की बात करते थे, लेकिन इसके साथ में सरकार ने बात की है इनकम की, डबलिंग फार्मर्स इनकम जिसको हम बोलते हैं। उसके साथ में एक्सपोर्ट की बात भी करते हैं कि जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस थोड़े कम रहेंगे, इसलिए जरूरी है कि हमको एक्सपोर्ट भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन इसके साथ में, जैसे मैंने पहले कहा था, सरकार का ये प्रयास रहा है कि जो मार्केट्स हैं हमारे, उनको हम बेहतर करें कृषि में। जब तक हमारे मार्केट बेहतर नहीं होंगे, उसमें किसानों को जो मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और इसकी मुख्य वजह यह है कि जो कृषि के बाजार हैं उसमें एक जो हम इकोनॉमिक्स में टर्म यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। जो किसान हैं उनको बाजार के बारे में ज्यादा नहीं पता, जो ट्रेडर्स हैं या बाकी लोग हैं उनको बाजार के बारे में सब कुछ पता होता है। तो कैसे हम ये एक तरह से इम्बैलेंस है उसको हम कैसे खत्म करें। इसमें सबसे पहले सरकार ने ये किया कि जैसे जितने रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हम कम करें और प्राइस डिस्कवरी को बेटर करें। तो उसके लिए सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इनाम जिसको हम बोलते हैं उसकी व्यवस्था की। उसमें काम शुरू हो गया, उसमें ट्रेडिंग भी हो रही है। वो तो पहला प्रयास है। उसके बाद में, जैसे मैंने पहले कहा था कि उसके बाद में इन्होंने शुरू किया था ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और उसमें 3 कमोडिटी जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है, टॉप जिनको बोलते हैं, उसमें टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो। इन जैसी कमोडिटीज के मार्केट के लिए जो जल्दी खराब हो जाती हैं, उसको और कैसे हम उसको बेहतर कर सके, उस पर फोकस किया गया। और उसमें यह भी कहा गया कि और बाकी जैसे हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूट्री सीरियल्स या मोटे अनाज जिनको आम भाषा में बोलते हैं, उनके लिए हम क्लस्टर कैसे बनाएं। उसके बाद में जैसे पल्सेस है या ऑयल सीड है, इसका भी प्रोक्योरमेंट सरकार ने बढ़ाया, नेफेड उसको करती है। डॉक्टर पाल, यहाँ पे आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी जो आवश्यक वस्तु अधिनियम को लेकर है। जी डॉक्टर पाल, यहाँ पे आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे। जैसे आप ये तमाम कदमों की बात कर रहे हैं, जब ये कानून बना है तो उस पर एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि अगर हम इन्हें आवश्यक वस्तुओं के दायरे से बाहर कर देंगे तो जमाखोरी को ये बढ़ावा देंगे। अभी भी हम देखते हैं कि समय के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर मौसम या टाइम ऐसा होता है साल का जब ये चीजें महंगी हो जाती हैं, उससे पहले सस्ती होती हैं। क्या आप ये बात मानते हैं कि जमाखोरी से बढ़ावा मिल सकता है या फिर ना मिले, इसको लेकर क्या कुछ कदम साथ में उठाए जा सकते हैं कि ऐसा ना हो? उसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, जितना हम पैदा करते हैं आज में कृषि में, उसमें हम चाहे दालों की बात ले लें, कितना हमने ज्यादा उसमें बढ़ोतरी की है। बाकी जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उसको हम जितना पैदा करते हैं, तो वो इस स्टेज पे पहुंच गया कि उसमें ये एक आदमी या एक ट्रेडर उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है।
तो स्केल ऑफ ऑपरेशन ट्रेडिंग का उसको भी बढ़ना चाहिए। तो उसमें ये व्यवस्था की गई कि इसको बाहर निकालें जिससे लोग ज्यादा खरीद कर सकें और उसको स्टॉक भी कर सकें, जिससे मार्केट में एक तरह से सेंटिमेंट्स लो ना हो और पार्टिसिपेशन जो बाकी ट्रेडर्स का है या फर्म्स का है ज्यादा रहे, वो है। लेकिन साथ में ये भी प्रावधान किया गया है, अभी देखना इस कानून में क्या किया, जब ऑर्डिनेंस था उसमें ये प्रावधान, ये एक तरह से क्लॉज रखी गई थी कि अगर जरूरत पड़ी, अगर कभी किसी टाइप का ये होर्डिंग किया है या किसी ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की है मार्केट को, तो दोबारा उसको लागू किया जा सकता है एसेंशियल कमोडिटीज। बिल्कुल, यानी सारे प्रावधान ऐसे किए गए हैं कि कोई भी हालात का गलत फायदा। आपका, प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जो कानून लाए गए हैं और जो चर्चा हुई उसके लिहाज से ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है और वो है कि किसान कल्याण, और ये पूरी व्यवस्था के तहत किसानों की आय को कैसे दोगुना किया जाए।